तो स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि झारखंड का ओबीसी सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। झारखंड का जो ओबीसी है आप कैसे खुद से बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी गाइड कर दूं। झारखंड का जो ओबीसी है वो दो तरीके से बनता है। एक तो स्टेट लेवल पे ओबीसी बनता है और एक सेंट्रल लेवल पे बनता है। अगर आप स्कॉलरशिप या और कई सारी चीज़ों में मतलब यूज़ करना चाहते हो तो स्टेट लेवल का काम चल जाता है, लेकिन अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट, उस सेंट्रल लेवल का ओबीसी बनाना जरूरी होता है। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं, झारखंड का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है ना फ्रेंड्स, अगर आप सर्कल ऑफिसर से बनेगा तो आप समझ लेना कि वो स्टेट लेवल का ओबीसी है। लेकिन दोस्तों अगर वही सर्टिफिकेट आपके डिस्ट्रिक्ट के एसडीओ या आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनेगा तो दोस्तों आपको समय मतलब वो फिर आपका जो है वो आपका बनता है सेंट्रल लेवल का। मतलब जो जो सर्टिफिकेट एसडीओ से या डीसी से बनता है वो सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होता है। समझ गए? तो दोस्तों मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट बना के दिखाऊंगा पहले दोस्तों। और एक बात और इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, जो सेंट्रल लेवल का अगर आप ओबीसी बनाना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको स्टेट लेवल का ओबीसी बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सेंट्रल लेवल का ओबीसी बनेगा। मैं दोस्तों इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा मतलब आप सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट जो है, सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी है वो कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लेना। तो चलो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले इस वीडियो में स्टेट लेवल का जो ओबीसी है वो अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों झारखंड का झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट पे जस्ट आपको सर्च करना है, झार सेवा लिख करके सर्च करना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पर आपको झार सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, झारसेवा.झारखंड.gov.in। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप पहले तो आपको स्टेट लेवल से ही बनाना होगा, देन आपका सेंट्रल लेवल से ये जो ओबीसी है वो बनेगा। ठीक ना। तो मैं पहले स्टेट लेवल से बता रहा हूँ कि स्टेट लेवल से बनने के बाद फिर आपका सेंट्रल लेवल से बनेगा, यानी कि डीसी से या एसडीओ से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्टेट लेवल का ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं स्टेट लेवल का कैसे अप्लाई करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे जो है, रजिस्टर योरसेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करना है झार सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद, जहाँ पर आपको आपका फुल नेम यहाँ पे लिखना होगा, आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखनी होगी, आपके जो मोबाइल नंबर है वो डालना होगा, फिर एक पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से पासवर्ड, आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड सेट करना होता है, जिसमें से एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं, और 1 न्यूमेरिक वैल्यू यानी 1 2 3 4 एक ऐसे नंबर लिखना होगा। स्पेलिंग में एक छोटा एक बड़ा वगैरह 4 मतलब इस तरह से यूज़ करना होगा, तब एक आपको पासवर्ड सेट करना होगा। मतलब थोड़ा कठिन टाइप का पासवर्ड सेट करना होगा तभी ये यहाँ पे लेगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको स्टेट में झारखंड चूज कर लेना है, और ये जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ फिल करके जस्ट आपको सबमिट कर देनी है। जैसे आप सबमिट करोगे आपका जो लॉगिन के ऑप्शन पर फिर आपको आना है, और आपको जैसे कि मैंने पहले से ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो जस्ट मैं लॉगिन डिटेल्स अपने डाल करके यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लॉगिन हो जाऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं अपना लॉगिन डिटेल्स डाल लेता हूँ, मैं आपको बता दूँ लॉगिन आईडी जो होती है वो आपका ईमेल आईडी होती है, और जो पासवर्ड आपने सेट की थी वो आपको पासवर्ड यहाँ डाल करके ये कैप्चा फिल करके जस्ट आपको लॉगिन हो जाना है। तो मैं अपना लॉगिन डिटेल और पासवर्ड डाल करके ये कैप्चा जो है ये फिल करके लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों देन आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है लॉगिन होने के बाद, और यहाँ पे व्यू ऑल सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको व्यू ऑल सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन आपको दोस्तों यहाँ पे ओबीसी देखना होगा कि कहाँ आपकी सर्विस है ओबीसी। देखो दोस्तों यहाँ पे आप सारे सर्टिफिकेट वगैरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास खतियान नहीं है तो बिना खतियान का अगर आप ओबीसी अप्लाई करने चाहते हैं तो 6ठा नंबर पर आपको क्लिक करना होगा। माइग्रेंट्स के लिए है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी। ओबीसी अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आपके पास खतियान नहीं है तो आपको 6 नंबर पर क्लिक करना होगा। देन दोस्तों मेरे पास जैसे कि खतियान है तो मैं यहाँ पे माइग्रेंट्स नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे बिना मतलब जहाँ पे खतियान लगता है वो वहाँ से मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पे कई सारे सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हो ये देख सकते हो दोस्तों, अगर आप सेंट्रल लेवल का ओबीसी बनाना चाहते हो बिना खतियान के तो आपको 17 नंबर पे क्लिक करना होगा। जबकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, आगे मैं चलता हूँ तीसरा नंबर सर्विसेज में, तीसरा नंबर सर्विसेज में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 25 नंबर सर्विसेज में एक दिख रहा है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी। कास्ट 25 नंबर में क्या दिख रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, तो हमें इसी पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर जब ये 25 नंबर वाला जो ये है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, जब ये ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा, ये बनने के बाद दोस्तों आपको 27 नंबर के ऑप्शन वाला कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी बाय एसडीओ एंड डीसी। तो दोस्तों ये 27 नंबर वाला अगर आप अप्लाई करते हो तो ये सेंट्रल लेवल का होता है,
जबकि यह स्टेट लेवल का ओबीसी होता है। लेकिन जब तक आपका स्टेट लेवल का ओबीसी नहीं बनेगा तब तक आपका सेंट्रल लेवल का ओबीसी नहीं बनेगा। और सेंट्रल लेवल की ओबीसी कैसे बनानी है उस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों आपको 25 नंबर के सर्विस पे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी है 25 नंबर सर्विसेज में, तो जस्ट मैं इसमें क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगी, एप्लीकेशन फॉर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर अदर बैकवर्ड क्लास कास्ट, ठीक है। एप्लीकेशन टाइप में आपको नॉर्मल अप्लाई करना है, क्योंकि अगर तत्काल अप्लाई करोगे तो आपको ओबीसी क्यों बना रहे हो वैसा कोई जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो मैं नॉर्मल अप्लाई करूंगा। अगर आप ओबीसी अप्लाई करते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका ओबीसी 12 से 14 दिन के भीतर ही भीतर आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी वाली वो बन जाती है, ठीक है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फुल नेम के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको फुल नेम डालना है, आपका मतलब जेंडर क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, फिर डेट ऑफ बर्थ फिर यहाँ पे फिल करना है, फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करनी है। देन दोस्तों यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी होगी वो फिल करनी है। एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जिस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जैसे डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे देखो बगल में एक स्टार साइन लगा हुआ है, तो ये आपको फिल करना कंपलसरी है। लेकिन दोस्तों यहीं पे आप देखो ईमेल में कोई स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ईमेल वाला जो बॉक्स है ये आपको बिल्कुल खाली छोड़नी है। आपका जो रिलीजन है वो आपको फिल कर लेना है। फिर वर्गीकरण में आप ओबीसी यहाँ पे क्लिक करना, फिर जाति कौन सी जाति आती है आपकी, वो बहुत सारी जातियाँ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो कोई भी मतलब जो भी आपकी जाति होगी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं कोई से भी एक जाति सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जस्ट ये जाति सेलेक्ट की है जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद अपने पिता का नाम लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस जो है आपको ये यहाँ पे फिल करनी होगी। फिर आपके गांव का एड्रेस वगैरह यहाँ पे जो सिंपल डिटेल्स होते हैं वो आपको फिल करते हुए नीचे चली जानी है। अगर आप गांव में रहते हो लोकेशन में तो आपको रूरल पे सेलेक्ट करना है। अगर आप शहर में रहते हो तो म्यूनसिपैलिटी और यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या नगर पंचायत पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं गांव से हूँ तो मैं यहाँ पे रूरल पे क्लिक करूँगा। दोस्तों मैं अपना एड्रेस अपना नेम वगैरह डिटेल्स यहाँ पे फिल नहीं कर सकता। यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से मैं अपना कोई भी डिटेल्स यहाँ पे अपना फिल नहीं कर सकता। जस्ट एक एग्जाम्पल जो सिलेक्शन वाले जो डिटेल्स है वो मैं फिल कर सकता हूँ, जो मैंने आपको कास्ट सर्टिफिकेट में फिल करके दिखाया, ठीक है। तो बाकी आपको अपना जो एड्रेस वगैरह है वो आपको खुद से ही फिल करनी होगी। देन आपको ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका ब्लॉक होगा यहाँ से, ठीक है। जब मैं ऊपर फिल करता तो अपने आप यहाँ पे ब्लॉक की लिस्ट आ जाती। उसके बाद यहाँ पे आपकी ग्राम पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर आपका गांव एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर प्रेजेंट एड्रेस में ऊपर वाला जो एड्रेस डाले हो परमानेंट एड्रेस वाला में ही इसमें भी यही एड्रेस डाल देना, ऊपर नीचे दोनों एक एड्रेस, ठीक है। उसके बाद फादर डिटेल्स में फादर का डिटेल्स यहाँ पे ऊपर जो जाति सेलेक्ट करोगे पिता की जाति में यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे पिता की जो जाति यहाँ देख सकते हो फादर डिटेल्स पिता का विवरण, तो यहाँ पे जाति जो ऊपर मैंने सेलेक्ट की थी अपनी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जाति में स्टार लगा हुआ है जबकि ऑक्यूपेशन में भी स्टार लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो आपका पेन नंबर में कोई स्टार नहीं लगा हुआ है। तो साफ साफ यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि आप पेन नंबर पिता का अगर पेन कार्ड का नंबर नहीं मालूम है तो आप इसे बिल्कुल खाली छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको भरना। ज़रूरत है भरने का, अगर है पेन कार्ड नंबर तो भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। लेकिन जिसमें स्टार लगा हुआ है वो आपको फिल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आवेदक के पिता संवैधानिक पद धारण करते हैं। अगर आपके पिता कोई भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई बड़ी नौकरी ग्रुप ए की कोई जॉब वगैरह करते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, जबकि नो पे आपको क्लिक कर देना है। क्या आवेदक के पिता केंद्र राज्य या पब्लिक सेक्टर में कार्यरत हैं। क्या आपके पिता का मतलब कहीं पर सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब में काम करते, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं। तो आपको अगर जॉब करते हैं सरकारी नौकरी है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। क्या आवेदक के पिता अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम करते हैं, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चन, क्या आवेदक के पिता सरकारी उपक्रम राष्ट्रीयकृत बैंक जीवन बीमा में कार्यकाल के पद पर कार्यरत हैं। क्या आपके पिता किसी भी सरकारी मतलब जो भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी राष्ट्रीय बैंक वगैरह में या कोई जीवन बीमा जिस कंपनी में कोई काम करते हैं। अगर करते हैं तो यस पे क्लिक करना, नहीं करते हैं तो नो। तो दोस्तों इसी तरह आपको पढ़ पढ़ के यस या नो पे आपको यहाँ पे फिल करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपके इनकम से रिलेटेड, आपके पिता के इनकम से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पैसे से आए, जैसे कि मेरे पिताजी एक फार्मर हैं, एक किसान है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मेरा जो सिर्फ मैं कमाता हूँ पैसा जो है वो सिर्फ किसानी खेती बाड़ी से ही पैसे से मतलब काम चलाता हूँ। खेती बाड़ी करके ही हम लोग अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इनकम लिख दूंगा, एक साल में मेरी इनकम कितनी होती है तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ
90,000, ठीक है, जस्ट आपको बताने के लिए। देन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से कितना पैसा आप कमाते हो, तो दोस्तों यहाँ पे पैसे से आय में जैसे यहाँ पे जितना लिखोगे वो आपको यहाँ पे अपना लिख लेना है। देन दोस्तों आपकी जो भी इनकम होती है वो आपको आपकी नहीं, आपके पिता की जो भी इनकम होती है, पैसे से आए कितना पैसे कमाते हैं ये आपको लिखना है। आपके पिता बिजनेस से, इनकम फ्रॉम बिजनेस, आपके पिताजी बिजनेस से कितना पैसा कमाते हैं। अगर पैसे नहीं कमाते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको 0 रुपये लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पिता रबर, कॉफ़ी या मसाले, चाय उत्पादन से पैसे कमाते हैं, वृक्षारोपण से पैसे कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, तो यहाँ पे 0 लिख देना है। देन दोस्तों इनकम फ्रॉम रेंट, क्या आपका बहुत बड़ा बंगला है, क्या आपका बहुत बड़ा लॉज है, अगर वहाँ से अगर आपकी कोई इनकम आती है, रेंट से आप कोई पैसे कमाते हैं, किराया से कोई पैसे कमाते हैं, तो आपको वहाँ पे किराया वाला जो इनकम है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। लेकिन अगर नहीं कमाते हैं तो यहाँ पे आपको 0 रुपये लिखना होगा, मात्र 0, ठीक है दोस्तों। देन दोस्तों यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर, किसी अन्य स्रोत से, किसी और चीज़ से काम करते हैं और कहीं से पैसे कमाते नहीं कमाते, तो यहाँ पे 0 लिखूंगा। और बाकी पैसे से देखो, यहाँ पे पैसे से आय में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पैसे से आए कितना कमाते, तो यहाँ पे आप जितना लिखोगे टोटल इनकम जो है दोस्तों, फिर यहाँ पे टोटल इनकम अपने आप यहाँ पे सो जाएगा, आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल वाले ये सब जो ईयर्स हैं आप इसे बिल्कुल खाली छोड़ना है, कुछ नहीं भरना है। उसके बाद अपनी माता का डिटेल्स भरना है, जिस तरह अपने पिता का डिटेल्स भरे थे उस तरह अपनी माँ का भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। यहाँ पे अपने मम्मी का नाम लिखना होगा, अपनी मम्मी का डेट ऑफ बर्थ, अपनी माता जी का डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे अपनी माता जी क्या काम करती हैं। जैसे कि देखो झारखंड में क्या है, ज़्यादातर जो हमारी मम्मी होती हैं, जो हमारी माताएँ होती हैं, वो घर ही संभालती हैं, काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे पैसे में आपको लिखना होगा होम मेकर, ठीक है, घर को संभालने वाले को, जो घर में काम करती हैं, घर को जो संभालती हैं, पूरे घर को जो संभालती हैं, उन्हें हम होम मेकर के नाम से जानते हैं। तो अपनी माता की ऑक्यूपेशन में यहाँ पे हम लिखेंगे होम मेकर। अगर आपकी माता जी कहीं जॉब नहीं करती हैं तो, और अगर कहीं जॉब करती हैं आपकी माँ, तो वहाँ किस चीज़ में, किस फील्ड में काम करती हैं, तो वो आपको यहाँ पे जो मतलब बैंक में काम करती हैं तो यहाँ पे बैंकर, इस तरह से आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन, पेशा में लिखना होगा। देन अपनी यहाँ पे माता का नाम, अपनी माता जी का डेट ऑफ बर्थ, मतलब अपनी माँ का जो आधार कार्ड होगा उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है उनका, ठीक है, तो वहाँ का जो मतलब आधार कार्ड में जो डिटेल्स होगा उसी को देख करके आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना। उसके बाद पैन कार्ड नंबर, अपनी माँ का पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पे फिल करना, अगर नहीं है तो इसे वैसे खाली छोड़ देना। बस दोस्तों उसी तरह जो जिस तरह ऊपर आपने पढ़ के भरे थे, इस तरह ऊपर भी, ऊपर जिस तरह आपने पढ़ कर ये यस या नो पे क्लिक किया था, तो यहाँ भी यस या नो पे ऐसे ही क्लिक करते हुए आपको आना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे फिल करते करते सारा यस नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनकम, माता की भी आय यहाँ पे पूछा जाएगा। तो जैसे कि मेरी माँ कहीं भी कोई भी काम नहीं करती हैं, होम मेकर है, तो मैं सब जगह यहाँ पे 0 0 0 0 ऐसे करके सब जगह हर चीज़ से 0 रुपये लिखूंगा, क्योंकि मेरी माँ कहीं से भी कोई भी इनकम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हर जगह 0 0 0 रुपीज़ यहाँ पे लिखूंगा। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर्स में कितना, लास्ट ईयर में, पिछले दूसरे साल में, ये सब आपको बिल्कुल खाली छोड़ देनी है, आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। देन दोस्तों एडिशनल अप्लाई टू द ऑफिसेस में यहाँ पे आपको बिल्कुल खाली छोड़ना है, कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली फिल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भरना नहीं है, अप्लाई टू द ऑफिस में ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा। ऊपर जैसा कि मैंने अपना डिटेल्स नहीं फिल किया है, इस कारण से यहाँ पे ये फिल नहीं हुआ है ऑटोमेटिकली। जैसे मैं अपना ऊपर एड्रेस वगैरह सारा कुछ डिटेल्स फिल करूँगा तो अप्लाई टू द ऑफिस में यहाँ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। देन दोस्तों वर्ड वेरिफिकेशन में यहाँ पे जो वर्ड वेरिफिकेशन जो है, ये जो कैप्चा कोड है, ये यहाँ आपको फिल करके जस्ट आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों उसके बाद डिटेल्स चेक करने के बाद आपको सेव एनेक्सर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट को मतलब अपलोड करने की बारी आती है, जिसमें से ओबीसी का डॉक्यूमेंट, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको झारखंड के ओबीसी अप्लाई करने के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। एक बात और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, अगर आप झारखंड में ओबीसी अप्लाई कर रहे हैं, आप चाहे मतलब दोस्तों देखो स्टेट लेवल पर अप्लाई पहले करोगे तब जाके सेंट्रल लेवल का अप्लाई करोगे, या स्टेट लेवल से भी काम सच चलेगा तो फिर सेंट्रल लेवल का नहीं अप्लाई करनी है। लेकिन दोस्तों आप ओबीसी वो भी अप्लाई करो या ये भी अप्लाई करो, कोई भी ओबीसी अप्लाई करो, आपका दोस्तों ओबीसी अप्लाई करोगे तो उससे पहले आपका जाति, आवासीय और आय, ये तीनों चीज़ आपका बना होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्यों? जाति, आवासीय, आय लगता है डॉक्यूमेंट्स में। ओबीसी जब भी आप झारखंड का ओबीसी जब भी आप अप्लाई करते हो तो जाति और आवासीय और आय लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले चलो प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट देना है, तो प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे आप इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, या तो बर्थ
बर्थ सर्टिफिकेट या वोटर कार्ड या पैन कार्ड या इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स में नहीं है कोई डॉक्यूमेंट, ना पैन कार्ड है ना वोटर कार्ड है या कुछ भी नहीं है, तो आप सपोर्टिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, फ्रंट साइड का भी बैक साइड का भी फोटो आधार कार्ड का, ठीक है। प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरली रिसाइड्स में यहाँ पे दोस्तों इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर या रेजिडेंस सर्टिफिकेट या वाटर टैक्स बिल या ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या फोटोग्राफ या इलेक्ट्रिसिटी बिल में से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। देन दोस्तों यहाँ पे कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो प्रूफ ऑफ कास्ट के तौर पे यहाँ पे कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे कि मैं खतियान डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों खतियान दे देता हूँ। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे यहाँ पे आपको मतलब कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। इन सभी में से कोई एक डॉक्यूमेंट तो आधार कार्ड में अपलोड करूँगा यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे। सेल्फ डिक्लेरेशन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से अपलोड करनी है, सेल्फ डिक्लेरेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है और उसे प्रिंट आउट करके कैसे फिल करनी है, वो सब सारी डिटेल्स मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंट में यहाँ पे दोस्तों यहीं पर आपका जो है वो जाति आवासीय लगता है, ठीक है। आपको लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको जाति, आवास और आय तीनों को एक साथ फोटो खींच करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है या पीडीएफ बना करके तीनों को एक साथ आपको चूज फाइल करके डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट की साइज देख सकते हो 5 MB तक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में जाति, आवास और आय लगता है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरे साथ भी यही हुआ था, पेंडिंग हो गया था। फिर मैंने जब जाति, आवास या आय दिया, वहाँ पे लिख देगा रिमार्क्स में करके कि आपको ये डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी कुछ भी गलती करते हो, कोई डॉक्यूमेंट आप गलत दे देते हो तो दोस्तों डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं होता है आपका ओबीसी। आपको अब मतलब पेंडिंग में करके आपके पास मतलब टेक एक्शन के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि दोस्तों आपको फिर से सबमिट करनी होती है डॉक्यूमेंट, फिर जाकर रेवेन्यू कर्मचारी जी आपके मतलब जो ये एप्लीकेशन है ओबीसी का वो आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये सब सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको जस्ट सेव इन एक्सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। देन आपको सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके जस्ट आपको अब सबमिट करना होता है। जैसे आप सबमिट करते हो वैसे के वैसे आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो ओबीसी का वो अप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड कैसे करनी है। आपको फिर से आपको झार सेवा पे आना है, ठीक है। झार सेवा पे आओगे जैसे वहीं पे दोस्तों झारसेवा.झारखंड.गवर्नमेंट.इन के ऑफिशियल पेज पर आ जाना है। देन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहीं पर आपको एक डाउनलोड डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो डाउनलोड डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। देन दोस्तों आपको यहाँ से पीडीएफ ड्राइवर पे ओपन कर देना है। देन फ्रेंड आपको यहाँ पे देख सकते हो ओबीसी का जो है वो पेज नंबर 8 वाली है डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9, ठीक है। देख सकते हो ये झारखंड की ओबीसी का डिक्लेरेशन फॉर्म है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है झारखंड आवेदक के द्वारा स्वयं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ठीक है। ओबीसी का ही ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, देख सकते हो ओबीसी लिखा भी हुआ है। तो दोस्तों ये 2 पेज में है, ठीक है। पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9, ये पेज नंबर 8 है और ये पेज नंबर 9 है, ठीक है। तो ये भरना कैसे है, तो दोस्तों ऊपर जो डिटेल्स है वो तो आप अपना एड्रेस वगैरह तो फिल कर लोगे और मैं चलो बताता हूँ वो जो आपको दिक्कत हो सकता है फिल करना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि 8 नंबर कॉलम में पूछा गया है मेरे माता पिता की वेतन से वार्षिक आय क्या है। जैसे कि दोस्तों एक बात और बता दूं, इस पीडीएफ को सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है और किसी भी साइबर कैफ़े में जाना है, कहीं पर भी फोटोशॉप की दुकान पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों मतलब किसी भी दुकान पे जाने के बाद बोलना कि पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 जो है इसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 का जब वो प्रिंट आउट निकाल देंगे तो इसको कलम से यहाँ पे दोस्तों जैसे यहाँ पे पूछा गया है मैं 8 नंबर में मेरे माता या पिता की वेतन से वार्षिक आय कितना है, तो जैसे मेरे माता पिता कहीं भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, ना ही कोई जॉब मतलब वैसी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0। मेरा वहाँ से वेतन से कोई वार्षिक आय नहीं है। मेरे माता पिता की कृषि से आय कितनी है, तो दोस्तों वो राशि मैं यहाँ पे लिखूंगा जितनी भी होगी, 1 साल में जितना
कमाते होंगे वो आपको इनकम यहाँ पे लिख देनी है। फिर 10 नंबर कॉलम में है मेरे माता पिता के अन्य स्रोतों यानी व्यापार यानी कि बिजनेस वगैरह से पैसे क्या कमाते हैं। तो जैसे कि मेरे घर में बिजनेस वगैरह से नहीं कोई काम होता है, बिजनेस मेरे घर में नहीं है, जस्ट खेती बाड़ी से ही कमाते हैं। तो सिर्फ खेती बाड़ी से ही कमाता हूँ तो यहीं पर मैं अपना इनकम लिखूंगा और यहाँ पे फिर 0 लिख दूंगा, और जितनी मेरी इनकम है खेती बाड़ी से वो मैं यहाँ पर अपना लिख लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 12 नंबर कॉलम में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों मौजा का नाम यानी अपना गांव का नाम लिखना होगा। फिर आपके जब जो ज़मीन का जो खतियान होता है उसी खतियान में या ज़मीन का जो रसीद होता है उसमें आपका खाता संख्या और प्लॉट संख्या लिखा होता है, तो वो देख करके यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर नहीं मालूम है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो दोनों जगह। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पंचायत का नाम लिखना होगा, आपकी जो भी पंचायत है। फिर खतियानी रियाद का नाम, जैसे कि मेरा जो खतियान है वो मेरे परदादा के नाम से है तो मैं अपना परदादा का नाम यहाँ पे लिखूंगा, और मैं उनका परपोता लगूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पर परपोता लिखूंगा। ठीक है। यहाँ पे चतुर्थ पीढ़ी में आपको अपना नाम लिखना होता है, तृतीय पीढ़ी में अपने पिता का नाम लिखना होता है, द्वितीय पीढ़ी में अपने दादा का नाम लिखना होता है, प्रथम पीढ़ी में अपने दादा के पिता का नाम लिखना होता है, और रियात के नाम में दादा के दादा का नाम लिखना होता है, क्योंकि मेरा खतियानी रियात जो है वो मेरे दादा के नाम से है। ठीक है। तो मैं ये सब फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे आऊँगा, आवेदक का हस्ताक्षर में अपना यहाँ पे साइन करूँगा और दोनों को फोटो खींच लो सारा कुछ। ये पेज नंबर 9 और पेज नंबर जब 8 फिल कर लूँगा, दोनों को एक साइड यहाँ पर, एक साइड मतलब दोनों साइड एक यहाँ पे फोटो रखूँगा मैं, मतलब कहीं पर भी, और एक फोटो दूसरा जगह यहाँ रखूँगा, और फोटो एक साथ दोनों फोटो खींच करके सेल्फ डिक्लेरेशन वाली जगह पर आपको जो है वो अपलोड कर देनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका इसके बाद कोई ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एनेक्सर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह भरे हो वो सारा डिटेल्स आपका दोस्तों आ जाएगा। दोस्तों सारा कुछ आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंट में यहाँ पे देख सकते हो लैंड रजिस्ट्रेशन सारा कुछ जो जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे मतलब सारा कुछ कर दोगे, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दोगे, देन दोस्तों आपको सेव एनेक्सर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करेंगे, देन आपका जो एप्लीकेशन है ओबीसी का वो ऑनलाइन बन जाएगा। मतलब बन नहीं जाएगा, आवेदन के लिए चला जाएगा। फिर बनने में जो है दोस्तों वो 12 से 14 दिन का समय लगता है। ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपके मन में कोई भी दिक्कत हो अप्लाई करने से रिलेटेड या कुछ भी करने से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री अप्लाई होती है, इसमें कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता। अगर हाँ कहीं आप CSC सेंटर या कहीं प्रज्ञा केंद्र में देते हो तो आपसे 50 या 100 रुपये तक का चार्ज करते हैं। तो उनका एक तो CSC सेंटर का मतलब 30 रुपया एक कटता है, वो अलग पैसा कटता है। बाकी यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल फ्री अप्लाई होता है। ठीक है। आप सिटीजन ID से जिस तरह मैंने आपको प्रोसीजर बताया उस तरह से प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल फ्री अप्लाई होगा। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यार वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई भी दिक्कत होगी अप्लाई करने से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।